प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको रेडॉक्स विभव और वगैरह। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होती है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज, आयनन विभव वगैरह वगैरह। आज का जो नेक्स्ट उसमें चल रहा है आगे रेडॉक्स विभव। देखिए, यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए और दूसरे भाग में 298 केल्विन पर किसी धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इन दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उस सेल का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य मानते हैं, तो दोनों अर्ध सेलों में निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखो, मैंने जो लिया है 1m धातु का विलयन लिया, इधर 1h आयनों का विलयन लिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, लवण सेतु, और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और ये वो धातु का इलेक्ट्रोड जिसका अपन को निकालना है। देखो, धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला, अंतर इसका अपचयन हो रहा है, H2 गैस बनी है, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया ऐसा हो जाएगी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 आयन बन गए और H2 गैस निकल गई। अतः यदि उपरोक्त सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और यदि सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक हुआ तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी। किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट को सदैव मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, यदि मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातु अपचायक प्रवृत्ति की है। कैसी प्रकृति की? अपचायक प्रकृति की। गोटेड, इट मीन्स खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का अपचयन कर देगी। अगर ऋणात्मक है तो धातु की आदत इलेक्ट्रॉन देने की रहती है, लेकिन यदि मानक अपचयन विभव के धनात्मक मान धातु की ऑक्सीकारक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसके बेसिस पर देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के मानक अपचयन विभव निम्न होते हैं। स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव आया -2.1, और टाइटेनियम का भी -1.2, टाइटेनियम के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है -1.63, और वेनेडियम का +2 में तो आया -1.2, और वेनेडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया -0.86। इसके बेसिस पर देखते जाए, यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट अगर +2 में है तब तो माइनस मारा, लेकिन +3 होते ही पॉजिटिव। इट मीन्स कोबाल्ट +3 में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए निकल का, ये कॉपर न्यूट्रल लेना पसंद करेगी क्योंकि पॉजिटिव आया, इसलिए आराम से ये +2 में नहीं रहकर किस में रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं में उनके मानक अपचयन विभव के मानों का अवलोकन करने से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, कोबाल्ट 3 से कोबाल्ट, कॉपर +2 से कॉपर युग्मों के लिए ई नोट का मान धनात्मक है, अर्थात कॉपर के अतिरिक्त समस्त धातुओं को अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहिए। यदि ये मान इस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मान से कम है, फिर भी कॉपर अपवाद को छोड़ के सब मान ऋणात्मक है, अतः इन्हें धीरे धीरे ही जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहिए और इस प्रकार इन्हें तीव्र अपचायक को भी बाती व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मैंगनीज के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं का जल व अम्लों के प्रति उदासीन रहना ही प्रमुख लक्षण है। मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान होने के बावजूद संपूर्ण धातुएं क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि अधिकांश धातुओं पर उनके ऑक्साइडों की एक पतली सी परत चढ़ी रहती है जो धातुओं को रक्षित किए हुए रहती है, प्रोटेक्ट कर देती है। इनका आयनन विभव तथा वाष्पन ऊष्मा के मान उच्च तथा इनका आयनों का जलयोजन ऊष्मा के मान निम्न होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। संपूर्ण धातुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है परिवर्तनीय संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। किसी तत्व के लिए संयोजकता से अधिक उपयुक्त पद ऑक्सीकरण अवस्था होता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में उससे पृथक कर दिया जाए।
उदाहरण मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम जुड़े दोनों Cl परमाणुओं को Cl- रूप में निकाल दिया जाए तो Mg पर 2 धनावेश आ जाएंगे, अतः Mg की ऑक्सीजन अवस्था +2 है। संगुण धातु के बाह्यतम कोश या संयुक्त कोश में 2 अथवा 2 ही इलेक्ट्रॉन, कोश में तो 1 अथवा 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अतः इनकी ऑक्सीजन अवस्था 1 या 2 ही होनी चाहिए और स्कैंडियम के अतिरिक्त बाकी सारे तत्व +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कॉपर की +1 भी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था है। स्कैंडियम की +2 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी नहीं होती क्योंकि एक बचे हुए डी इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाता है, अतः इनकी +3 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी है। लेकिन जैसा कि हम इन संपूर्ण तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में पढ़ चुके हैं कि 4s व 3d के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, अतः संयोजकता कोश 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यदि 3d कक्षकों में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह भी शीघ्रता से आयनित होकर निकल सकते हैं और इस प्रकार इनकी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ सकती है। यही कारण है कि +2 ऑक्सीजन अवस्था के अतिरिक्त संपूर्ण तत्व उनमें विद्यमान अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर +3 से +7 तक की ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। प्रथम श्रेणी के संपूर्ण तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था इस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसे सामने चारों प्रदर्शित किया गया। देखो मैग्नीज +7 तक जाता है। ये इनके बारे में जो दे रखा है ये स्टेटमेंट पढ़ लेना। और ये है अम्लता और क्रियाशीलता के बारे में है कुछ। अतः टाइटेनियम CO जबकि क्रोमियम अम्लीय होता है। देखो TiO, VO, CRO आदि क्षारीय होते हैं। TiO2O3, V2O3, Cr2O3 उभयधर्मी होते हैं, जबकि CrO3 अम्लीय होता है। जिंक जो कि श्रेणी के अंतिम छोर पर स्थित है और जिसमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए, वह अपने बाह्यतम कोश के 2 4s इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है, अतः इसकी +2 के अतिरिक्त कोई अन्य अवस्था नहीं होती है। रेडॉक्स का फॉर्मूला ये है और कुछ डायग्राम है जो आप लोगों के लिए काम के नहीं है ना, कोई नहीं पूछ रहा है। बाकी ये जो नीचे दे रखा है ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तत्वों की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था उनके 3d कक्षकों में उपस्थित एक युग्मित इलेक्ट्रॉनों व s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के योग के बराबर होती है, अतः मैग्नीज तक के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था +7 तक होती है। क्योंकि D5 विन्यास तक d इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित ही होते हैं, लेकिन D5 विन्यास के बाद कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, फलते युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक करके घटती जाती है। यही कारण है कि मैग्नीज से जिंक तक ऑक्सीजन अंक में 1 की कमी होती है। दूसरा पॉइंट ये है, जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो उच्चतर ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है, अतः स्कैंडियम +3 अत्यधिक स्थायी है, टाइटेनियम +4 अधिक स्थायी है, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6 और मैग्नीशियम ऑक्सीकारक है और इनके बाद के समस्त आयन आदि आयन अस्थायी एवं ऑक्सीकारक है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि +3 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। इन दोनों में कॉपर मैग्नीज अपवाद, क्योंकि कॉपर में +2 अवस्था के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन स्थायी विन्यास से निकलता है, तो मैग्नीज का स्थायित्व कम हो जाता है, तो तंत्र का स्थायित्व कम हो जाता है। इसी प्रकार मैग्नीज की +3 ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त करने के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के अर्धपूर्ण कक्षक अर्थात स्थायी D5 विन्यास में से निकलना होगा, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगी। स्थायित्व अपेक्षित मान से कम होता है, अतः साथ ही Mn+2 Ap+3 ऑक्सीजन अवस्था अपेक्षित अधिक स्थायी होती है, क्योंकि दोनों में स्थायी D5 विन्यास रहता है। ठीक है, ये है इसकी दे रखी है समानुपातन, और इसके कुछ पॉइंट है जो पढ़ लेना। फिर आता है अपने चुंबकीय गुण पर। परमाणु के रूढ़ यांत्रिकी अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। ठीक है, इनके आधार पर जो आई है गुण आता है वो आगे पढ़ेंगे अपन। यह दोनों गति आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ लेना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।